क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, यदि LM23 इक्वल्स टू 0, LM23 यहाँ पर डिटर्मिनेंट है, इसके बराबर में 0 हमें दिया हुआ है, तो हमें L रेशियो M निकालना है ना। तो ऐसा क्वेश्चन हमने 4.1 में देखा हुआ है और वैसा क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया, कोई मतलब तो है नहीं इसका ना। देखिए फिर भी सॉल्यूशन LM23, वहाँ पर हमने एक्स रेशियो y निकाला था एक्सरसाइज 4.1 में, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका एक्सपेंशन करना है। तो L इंटू 3 माइनस 2 इंटू M इज इक्वल टू 0, ये हो गया 3L, और यहाँ पर ये माइनस का 2M है, राइट हैंड साइड में आएगा तो प्लस का 2M हो जाएगा। अब L में देंगे M का भाग, तो L अपॉन M और इक्वल में बचेगा 2, 2 में लग जाएगा 3 का भाग, क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, ये L 3 से मल्टीप्लाई होगा 3L बनेगा, M 2 से मल्टीप्लाई होगा 2M बनेगा, इक्वल में आ जाएगा ना, ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने भाग दे दिया और ये हमारे पास में क्या होगा, रेशियो होगा, L रेशियो M इज इक्वल टू 2 रेशियो 3, ये हमारा आंसर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या करें, सारणिक 2 3 4 3 6 5 1 8 9 के द्वितीय पंक्ति के अवयवों की उप सारणी ज्ञात कीजिए। फाइंड द माइनर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो ऑफ डिटरमिनेंट 2 3 4 3 6 5 1 8 9। दूसरी जो पंक्ति है, सेकंड रो जो है, उसके हमें माइनर निकालने हैं ना, जो हमें यहाँ पर दी हुई है सारणिक उसमें। तो उप सारणिक तो हमने निकाल लें एक्सरसाइज 4.1 में भी, यहाँ पर भी निकाल लेते हैं जी। इसके बराबर में हम मानेंगे यहाँ पर व्यापक रूप इसका A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसमें कुछ खास नहीं करना है, उप सारणी का आपको पता ही है क्या करना होता है। तो द्वितीय पंक्ति के अवयवों, कौन कौन से अवयव हैं, 3 6 5 की उप सारणिक क्या होंगी, देखिए 3 आ रहा है, A21 है ना, तो कैपिटल A21 ये इसकी उप सारणिक होगी। 6 जो है वो A22 है, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, तो कैपिटल 22 और कैपिटल A22 और कैपिटल A23, ये हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना। तो सबसे पहले A21 इक्वल्स टू 3 जो है, उसकी हम उप सारणिक देख लेते हैं। यहाँ पर उप सारणिक का आप लोग मान ना निकालेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना, सीधा छोड़ देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उप सारणिक का मतलब ये होता है कि हमें एक सारणिक लेकर आनी है, उसकी वैल्यू निकालें ना निकालें उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो A21 देखिए, A21 के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर A21 हमारे पास में है 3, स्मॉल A21 है ना, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, और संगत स्तंभ और संगत पंक्ति को हम यहाँ पर छोड़ेंगे, जो बचेगा क्या बच रहा है वही उप सारणिक होगी। 3 9 8 4 3 9 8 4, ये इसकी उप सारणिक हो गई। आगे बढ़ते हैं, A22 की उप सारणिक की बात करते हैं। A22 बराबर हमारे पास में 6 की उप सारणिक क्या होगी, यहाँ पर आंसर दे तो एकदम पर्टिकुलर तरीका होना चाहिए ना, बढ़िया तरीका, उससे देने आंसर, जैसे यहाँ पर मैं दे रहा हूँ ना, ऐसा सीधा मत लिखें। तो कैपिटल A22 क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारे पास में 6 है, इसकी संगत पंक्ति ये तो जाएगी, स्तंभ भी जाएगा। ठीक है ना। अब जो बचा है, क्या बचा, 2 9 1 4 2 9 1 4, ये हमारे पास में इसकी उप सारणिक हो गई। उसके बाद में A23 स्मॉल A23 बराबर 5, इसकी उप सारणिक कैपिटल A23, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव है 5। तो यहाँ पर देखिए ये रहा 5, इसकी संगत स्तंभ और पंक्ति हम छोड़ेंगे, तो क्या बचेगा, 2 8 1 3 2 8 1 3, और ये हमारे पास में तीनों क्या होंगे, आंसर। ठीक है जी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। ये हमें सारणिक दी हुई है, डिटर्मिनेंट दी हुई है, इसको हमें एवेल्यूएट करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है सारणिक, 13 16 19 14 17 20 15 18 21। तो मान तो आप लोग पता है, आप लोग एक्सपेंशन कर सकते हो, उससे निकाल सकते हो, या फिर जहाँ तक संभव हो वहाँ तक आप लोग प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करें, क्योंकि हम इसकी वैल्यू तो निकाल लेंगे
एक्सपेंशन करके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल जो है वो आसान रहेगा। क्यों? देखिए यहाँ पर जैसे मैं पहली पंक्ति की बात करूँ ना, पहली पंक्ति में देखिए 13 में 3 जोड़ा 16, 16 में 3 जोड़ा 19, तो 3 का डिफरेंस आ रहा है। यही डिफरेंस जो है वो दूसरी पंक्ति में आ रहा है, यही डिफरेंस तीसरी पंक्ति में आ रहा है। मैं कॉलम्स की बात करूँ तो पहला कॉलम है 13, 14, 15, सभी में एक एक का अंतर आ रहा है, और यहाँ पर भी दूसरे कॉलम में भी यही है, तीसरे कॉलम में भी यही है ना। तो प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करोगे ना। अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में वैसे आते नहीं हैं, लेकिन अगर ये आता है और जो चेक करने वाला है क्वेश्चन, तो वो देखेगा ये एक्सपेंशन से यहाँ पर अगर आप लोग सॉल्यूशन करोगे तो वो ये सोचेगा कि क्या कर रहा है, प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है ना। तो हो सकता है उसका दिमाग फिर जाए। अब चेक करने वाले पे डिपेंड होता है सब कुछ, आपको पता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ का ही इस्तेमाल करना है। तो देखिए या तो आप लोग क्या करें, दूसरी जो पंक्ति है ये वाली, इसमें से पहली पंक्ति घटा दें और वो यहाँ पर लिख दें। इसी तरह से तीसरी पंक्ति को दूसरी पंक्ति में से घटा दें, यहाँ पर कॉलम्स का इस्तेमाल कर लें, ठीक है ना। जो प्रॉपर्टी हमने सीखी हुई है उसके हिसाब से मैं यहाँ पर रोज़ ले रहा हूँ, पंक्तियाँ ले रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये R2 है, ये R1 है, ये R3 है। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, R2 जो है उसको मैं लिखूँगा R2 माइनस R1। दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति घटाऊंगा तो एक मान आएगा और वो यहाँ पर दूसरी पंक्ति की जगह हो जाएगा, ठीक है ना। R2 का मतलब R2 और ये टेंस टू R2 माइनस R1, इसका मतलब क्या है कि R2 की जगह हम लेकर आ रहे हैं R2 माइनस R1। और यहाँ पर R3 जो है वो हमारे पास में ये पंक्ति है, और इसमें से मैं दूसरी वाली घटा दूंगा तो R3 माइनस R2, कि R3 की जगह मैं R3 माइनस R2 करने वाला हूँ, ठीक है ना। देखिए करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 13, 16, 19 ये तो फिक्स रहेगा। और सेकंड रो जो है उसमें से हम पहली रो घटा रहे हैं, 14 माइनस 13 करेंगे यहाँ पर, 14 माइनस 13। उसके बाद में 17 माइनस 16, 20 माइनस 19। और यहाँ पर देखिए जो तीसरी रो है उसमें से दूसरी घटा रहे हैं ना, तो 15 माइनस 14, 18 माइनस 17 और 21 माइनस 20। ये मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टी बताई हुई है। वैल्यू क्या आएगी देखिए, 13, 16, 19 और यहाँ पर 1, 1, 1, नीचे भी 1, 1, 1। आंसर आएगा, बताइए गेस कीजिए क्या आएगा। मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टी बताई हुई है, अगर दो पंक्तियाँ या दो स्तंभों में मान अगर इक्वल होते हैं उस कंडीशन में सारणी का रिजल्ट क्या होगा, 0। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर होगा। आप लोग चाहें तो कॉलम्स का इस्तेमाल भी कर सकते हो, तो मेथड नंबर वो हो जाएगा 2। देखिए कैसे होगा। हमारे पास में यहाँ पर जो सारणिक है वो देखिए क्या है, 13, 16, 19, 14, 17, 20, 15, 18, 21। हम कॉलम्स का इस्तेमाल करते हुए करेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन। तो देखिए ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, C1, C2, C3 है ना। सेकंड कॉलम में से मैं फर्स्ट कॉलम को घटा के सेकंड कॉलम की जगह लिख दूंगा, यानी कि C2 जो है उसको रिप्लेस करूंगा मैं C2 माइनस C1 से। तो हमारे पास में यहाँ पर 3 आ जाएगा, 16 माइनस 13 करेंगे तो 3 आएगा ना, और सभी जगह पे यहाँ पर 3 3 हो जाएगा। यही काम मैं करने वाला हूँ C3 के लिए। C3 को मैं रिप्लेस करूँगा C3 माइनस C2 से। देखिए क्या आंसर आएगा, रिप्लेस करेंगे तो 13 ये तो है ही, और यहाँ पर 16 माइनस 13, यहाँ पर 19 माइनस 16। C3 माइनस C2 कर रहे हैं तो 19 में से 16 जाएगा ना, यही काम यहाँ पर होगा। तो पहला जो कॉलम है वो तो सेम टू सेम रहेगा ना, 14, 15। सेकंड कॉलम में 17 माइनस 14 हो जाएगा, यहाँ पर 17 में से 14 घटेगा और यहाँ पर 18 में से 15 घटेगा। सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम हम घटा रहे हैं, और यहाँ पर थर्ड कॉलम में से सेकंड कॉलम, तो 20 माइनस 17, 21 माइनस 18, और क्या रिजल्ट आएगा, 13, 14, 15, और यहाँ पर 3, 3, 3, 3, 3, 3। दो कॉलम जो हैं C2 और C3 वो देखिए इक्वल आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं तो रिजल्ट क्या होगा जी, 0। ये हमारे पास में आंसर होगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि किसी सारणी के प्रथम व तृतीय स्तंभों को आपस में बदल दें तो सारणी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
इफ़ द फर्स्ट एंड द थर्ड कॉलम ऑफ द डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन राइट द चेंज इन डिटर्मिनेंट। बताइए क्या चेंज होगा अगर हम पहले कॉलम और थर्ड कॉलम को आपस में बदल दें। तो प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को बताई हुई है, जैसे ये आपके पास में कोई डिटर्मिनेंट है और यहाँ पर हम फर्स्ट कॉलम जो है उसकी जगह थर्ड कॉलम और थर्ड कॉलम की जगह फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। तो फर्स्ट को थर्ड की जगह, थर्ड को फर्स्ट की जगह करेंगे तो आपको पता है निशान जो वो चेंज हो जाएगा। अब कई बच्चों के मन में ये डाउट रहता है और ये डाउट क्लियर करने के लिए ये क्वेश्चन दिया गया। क्या डाउट रहता है उनके मन में? ये डाउट रहता है कि जो पास वाला जो कॉलम है ना, हम उनको चेंज करेंगे ना तभी निशान चेंज होगा। ये दूर वाला जो है ना, इन दोनों को चेंज करेंगे ना तब निशान चेंज नहीं होगा। तो इस गलतफहमी में आप लोग मत रहना। अगर हम चाहे दूर का हो चाहे पास का हो, हम उनके स्थान को इंटरचेंज करेंगे ना, तो उस कंडीशन में सारणी का जो मान का जो चिन्ह है वो बदलेगा ही बदलेगा। देखिए प्रूफ देख लेते हैं कैसे। जैसे मैं C2 को C1 की जगह लेकर आता हूँ तो माइनस हो जाएगा ना, तो B1 B2 B3 A1 A2 A3 और यहाँ पर C1 C2 C3 है। उसके बाद में मैं C1 C2 C3 को A1 A2 A3 की जगह लेकर आता हूँ तो ये फिर से माइनस होगा, बाहर माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो B1 B2 B3 और यहाँ पर C1 C2 C3 आ गया A1 A2 A3 की जगह और A1 A2 A3 आ गया C1 C2 C3 की जगह, है ना, इस सारणिक से। अब हम क्या करेंगे, C1 C2 C3 को B1 B2 B3 की जगह लेकर आएंगे, यानी कि सेकंड कॉलम जो उसको फर्स्ट कॉलम की जगह लेकर आएंगे और ये यहाँ पर आ जाएगा। तो फिर से निशान चेंज होगा, तो माइनस C1 C2 C3 B1 B2 B3 और यहाँ पर A1 A2 A3। अब देखिए लास्ट में हम कहाँ पहुँच गए, ये हमारे पास में सारणिक थी। तीसरा कॉलम जो वो आ गया है यहाँ पर पहले कॉलम की जगह, पहला कॉलम जो वो आ गया है तीसरे कॉलम की जगह और निशान हो गया यहाँ पर चेंज, ठीक है ना। तो दूर वाला हो चाहे पास वाला हो, आप लोग चेंज करोगे तो निशान जो है वो जरूर चेंज होगा, प्लस माइनस में माइनस प्लस में। तो क्या आंसर दोगे इसका? इसका आंसर आप लोग दोगे कि जो निशान है वो बदल जाएगा, सारणी के मान का चिन्ह बदल जाएगा, सारणी के मान का चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा। और ये एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हो। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखें ना, सिद्ध कीजिए, प्रूव कीजिए और इस तरह से वैल्यूज दी होती हैं। तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट 1 y प्लस जेड 1 जेड प्लस एक्स 1 एक्स प्लस वाई इसके बराबर में हमें ये 3 फैक्टर लेकर आने हैं, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। सबसे पहला काम आप लोगों का यही रहेगा, आप लोग लिखोगे सिद्ध करना है, ठीक है ना, सिद्ध करना है और ये वैल्यू आप लोग यहाँ पर लिखोगे। अब यहाँ पर मैं ले लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास में है सारणिक 1 वाई जेड, वाई प्लस जेड, 1 जेड एक्स, जेड प्लस एक्स, 1 एक्स वाई, एक्स प्लस वाई। अब बताइए क्या करें इसमें। एक तरीका तो आपको पता ही है कि यहाँ पर ये तो दिया नहीं कि बिना प्रसार के कीजिए, तो एक तो प्रसार वाला तरीका है, लेकिन उससे तो बहुत बड़ा हो जाएगा और आंसर आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं है मुझे, ठीक है ना, क्योंकि उलझ जाओगे। तो दूसरा तरीका आपको पता है प्रॉपर्टीज़, जो सबसे बढ़िया तरीका है। अब देखिए प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल हम यहाँ पर कैसे करेंगे। ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है। यहाँ पर ध्यान से देखिए 1 1 1, ये 1 1 1 क्यों दिया है, बस इतना सा आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैं दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति को उठाऊंगा तो यहाँ पर 1 की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो और इसी तरह से मैं तीसरी में से दूसरी घटाऊंगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर तो कम से कम 0 0 बना लें हम, है ना, और यहाँ 0 बनाएंगे तो यहाँ भी कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर होगा और कुछ ना कुछ कॉमन ज़रूर आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, R2 जो है, R2 कहाँ पर है, ये रही R2, ये R1, ये R3। तो R2 जो है उसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ, R2 माइनस R1, और R3 जो है उसकी जगह क्या लिख देता हूँ, R3 माइनस R2। ठीक है जी, तीसरी पंक्ति में से दूसरी पंक्ति घटा के तीसरी पंक्ति की जगह लिख देते हैं। ये काम हम कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो अब देखिए वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 वाई जेड
वाई प्लस जेड, और यहाँ पर R2 की जगह R2 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 0 होगा। यहाँ पर जेड अक्स माइनस वाई जेड, यहाँ पर जेड प्लस अक्स और माइनस वाई माइनस जेड, ये घटेगा ना, जेड प्लस अक्स में से वाई प्लस जेड घटेगा, दोनों के ऊपर माइनस आएगा, तो माइनस वाई माइनस जेड। और यहाँ पर तीसरी पंक्ति जो है उसमें से दूसरी को घटा रहे हैं, तो 1 माइनस 1 0 अक्स वाई माइनस जेड अक्स, तीसरी का ये अवयव है, दूसरी का ये वाला, और यहाँ पर अक्स प्लस वाई माइनस जेड माइनस अक्स। ठीक है जी, ये काम हमने कर लिया। तो यहाँ से हमारे पास में देखिए दो जगह पे 0 0 आ गया ना, और यहाँ पर हमारे पास में कुछ फैक्टर भी आने वाले हैं। देखिए 1 0 0, और यहाँ पर वाई जेड वाई प्लस जेड, जेड एक्स माइनस वाई जेड, क्या कॉमन आ रहा है, जेड कॉमन आ रहा है जी, बचेगा क्या अंदर, एक्स माइनस वाई। यहाँ पर देखिए कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है जी, क्या कट रहा है, जेड प्लस का ये माइनस का, यहाँ पर कुछ कट रहा है क्या, यहाँ पर एक्स कट रहा है, ये एक्स प्लस का ये माइनस का, और यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है क्या, इन दोनों में एक्स कॉमन आया, तो एक्स कॉमन आया तो अंदर बचेगा वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड, और यहाँ पर क्या बचा, एक्स माइनस वाई, और यहाँ पर क्या बचेगा, वाई माइनस जेड, ये वैल्यू बच रही है। देखिए यहाँ पर जो सेकेंड रो है उसमें क्या कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, यहाँ पर तो 0 है, 0 में से कॉमन हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, तो बाहर मैंने एक्स माइनस वाई कॉमन ले लिया। थर्ड रो जो है उसमें से क्या कॉमन आ रहा है, वाई माइनस जेड, तो वाई माइनस जेड बाहर ले लिया। ये के से हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसका रूल आपको पता है ना, बिल्कुल उसी तरह से है कि एक्स माइनस वाई को हम मल्टीप्लाई करेंगे ना अंदर, तो किसी भी एक पंक्ति से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, सभी से नहीं होगा ना। के से हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी सारणी को, एक पंक्ति या एक स्तंभ से ही होता है, तो यहाँ पर एक्स माइनस वाई जो है वो इस पंक्ति से सेकंड पंक्ति से मल्टीप्लाई होया हुआ ना, तो वो हमने बाहर ले लिया, तो ये के की वैल्यू हो गई। इसी तरह से हमने वाई माइनस जेड को बाहर ले लिया, तो ये भी के की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर देखिए अंदर क्या बचेगा वो देख लेते हैं, 1 0 0 वाई जेड वाई प्लस जेड, यहाँ पर बचा जेड, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर एक्स, और यहाँ पर 1 बचेगा, ये वैल्यू बच रही है जी। और कुछ देख लीजिए, कुछ बच रहा है क्या, कुछ नहीं बच रहा। अब देखिए जब भी आपके पास में ऐसी कोई सारणी बन जाए कि यहाँ पर 1 हो, जो फर्स्ट कॉलम आपके पास में उसमें या फर्स्ट रो में है ना, या किसी में भी अगर 1 0 0 हो कि एक में तो 0 है और बाकी जो है वो दूसरे तीसरे अवयव जो है वो, पहला अवयव जो है वो 1 है और बाकी जो है वो 0 0 है ना, ऐसी सिचुएशन अगर बन जाती है जो आप लोगों को दिखाई दे रही है, उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, ये जो 1 है इसका उप सारणी क्या होगा वो लिख सकते हो। ठीक है ना, ये आप लोगों को डायरेक्ट बता रहा हूँ, और आप लोग चाहें तो यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि हम फर्स्ट कॉलम से अगर इसका एक्सपेंशन करेंगे ना अब, तो क्या रिजल्ट आएगा, देखिए एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, फर्स्ट कॉलम से आप लोग कीजिए इसका एक्सपेंशन, तो 1 उसके बाद में 0 और उसके बाद में 0, प्लस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस प्लस। अब ये तो 0 0 है, तो इनके साथ में जो मल्टीप्लाई होगी उपसारणी की इनकी, वहाँ पर तो 0 आएगा, और 1 जो है उसकी उपसारणी बचेगी है ना, इसलिए मैंने बताया कि ये जो 1 है इसी की हम उपसारणी लिख देते हैं। उपसारणी क्या है, जेड एक्स 1 1, ये पंक्ति गई, ये स्तंभ गया, तो ये बचा। ठीक है जी, और यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, और देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी, जेड इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1, तो जेड माइनस एक्स, तो एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। और क्या ये आपके पास में एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स राइट हैंड साइड है, बिल्कुल, तो ये हो गई राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका मीनिंग क्या होगा, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। क्लियर है जी, तो इस तरह से आप लोगों को सॉल्यूशन देना है प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हुए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, सारणिक का मान याद कीजिए, एवेल्यूएट द डिटर्मिनेंट। ये हमें सारणिक दी हुई है, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। तो देखिए 0 b स्क्वायर a c स्क्वायर a स्क्वायर b, 0 c स्क्वायर b a स्क्वायर c b स्क्वायर c 0। अब देखिए यहाँ से मुझे यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है
कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड में कुछ कॉमन संख्या। क्या देखिए, कॉलम फर्स्ट में मुझे ए स्क्वायर जो वो कॉमन दिखाई दे रहा है। जीरो जो है आप उसमें से कुछ भी कॉमन ले सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर जीरो में ए स्क्वायर नहीं आना, लेकिन कुछ भी कॉमन ले सकते हो क्योंकि ये तो जीरो है। तो फर्स्ट कॉलम में ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, सेकंड कॉलम में बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, थर्ड कॉलम में सी स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तीनों बार एक साथ कॉमन आएंगे तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। ठीक है जी। कॉमन जो है आपको पता है एक सिंगल पंक्ति में से आता है या फिर एक सिंगल कॉलम में से आता है, ठीक है ना। आप लोग ये चाहते हो कि पूरी जो सारणी है उसमें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर भी ए है, यहाँ है, सभी जगह पे ए है, तो सभी जगह पे हम ए कॉमन नहीं ले सकते कि बाहर एक ही ए कॉमन आएगा। कैसे? जैसे मैंने आप लोगों को एक प्रॉपर्टी बताई हुई है कि जैसे ए है इस तरह से कि ए बी, ए सी, फिर ए बी, ए स्क्वायर बी, ए बी और बी के साथ में बी ए है और यहाँ पर सी ए है। अब आप चाहते हो कि ये ए जो मैं कॉमन ले लूँ बाहर, और ए कॉमन लेोगे आप लोग तो बी 1 सी, यहाँ पर 1 बी, यहाँ पर क्या बचेगा ए बी, यहाँ पर 1, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी। तो ये इस तरह से वैल्यू हम नहीं ले सकते, ठीक है ना। हम एक एक पंक्ति में से कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से ए आएगा, यहाँ से ए आएगा, यहाँ से आएगा, 3 ए बाहर आएंगे तो ए क्यूब हो जाएगा बाहर, ठीक है ना। ये होगा राइट। तो इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे, हमने पहले स्तंभ में से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, दूसरे स्तंभ में से हमने बी स्क्वायर ले लिया और थर्ड में से हमने सी स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो क्या बचेगा अंदर, वो वैल्यू लिख लेते हैं हम यहाँ पर। देखिए यहाँ बचेगा फर्स्ट कॉलम में 0 बी सी, 0 बी सी क्योंकि ए स्क्वायर आ गया बाहर। सेकंड कॉलम में ए 0 सी, ए 0 सी क्योंकि बी स्क्वायर जो वो आ गया बाहर। थर्ड कॉलम में सी स्क्वायर बाहर आया तो ए बी 0 बचा। अब ये जो सारणिक है ये छोटी सी सारणिक बन गई है, छोटी वैल्यू बन चुकी है, तो आप इसका एक्सपेंशन कर सकते हो। और अगर प्रॉपर्टी से बात बनती है तो प्रॉपर्टी लगा सकते हो। यहाँ पर देखिए मैं प्रॉपर्टी लगा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे ए दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है 0, ठीक है ना। तो ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। सेकंड कॉलम में से मैं थर्ड कॉलम घटा के और सेकंड कॉलम की जगह पुट कर दूंगा तो यहाँ भी 0 हो जाएगा और लास्ट में यहाँ पर ए बचेगा, उससे सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। किस तरह से कि C2 जो है सेकंड कॉलम जो है उसको मैं रिप्लेस कर दूं C2 माइनस C3 से, तो क्या रिजल्ट आएगा, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर तो हमारे पास में है ही, ठीक है ना। और सारणिक में देखिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम तो ऐसा कैसा रहेगा 0 बी सी, सेकेंड कॉलम जो उसको हम घटा रहे हैं उसकी जगह ले रहे हैं C2 माइनस C3, तो ए माइनस ए होगा, ए माइनस ए। उसके बाद यहाँ पर 0 माइनस बी, 0 माइनस बी, यहाँ पर C माइनस 0। और थर्ड कॉलम ऐसा कैसा रहेगा, थर्ड कॉलम को नहीं लिया हमने सेकंड कॉलम को लिया ना, C2 माइनस C3 जो है। तो यहाँ पर थर्ड कॉलम ऐसा कैसा रहेगा ए बी 0। अब देखिए ए माइनस ए 0 हो गया ना, तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर और यहाँ पर 0 0 ए हो जाएगा। यहाँ पर बी माइनस बी बी, बी माइनस बी बी, यहाँ पर सी और सी 0। अब यहाँ पर देखिए माइनस बी आ गया, अगर यहाँ पर ये प्लस बी आता ना तो ये बी भी हो जाता ना, और सर बी हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं इसमें से भी, ऐसी बात नहीं है, कॉमन ले लीजिए। देखिए मैं ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर तो है ही, सेकेंड जो रो है उसमें से मैंने बी कॉमन लिया बाहर, फर्स्ट रो जो उसमें से मैं ए कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि यहाँ तो 0 है तो ए कॉमन ले लिया मैंने। थर्ड रो जो उसमें से मैंने सी कॉमन ले लिया, ठीक है ना। अंदर क्या बचेगा 0 0 1, यहाँ पर 1 माइनस 1 1, यहाँ पर 1 1 और यहाँ बचा 0, ये हो गई वैल्यू। अब यहाँ पर इसका हम कर देते हैं एक्सपेंशन, ठीक है जी। तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ये मैं इतना बड़ा क्यों कर रहा हूँ, ये प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ, हालांकि आप लोग सीधा यहाँ पर कर सकते थे, ये जो वैल्यू है इसका एक्सपेंशन कर सकते थे। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आगे आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ ही काम में लेनी है, तो वो थोड़ा आप लोगों की जो है प्रैक्टिस होती रहे, ठीक है ना, इसलिए मैं ऐसा सॉल्यूशन आप लोगों को दे रहा हूँ। तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर तो है, ये हो गया ए बी सी, ए बी सी। यहाँ पर देखिए क्या वैल्यू आने वाली है,
इसका मान निकाल लेते हैं हम, एक्सपेंशन कर देते हैं। तो पहली पंक्ति के संदर्भ में करेंगे तो 0 0 1 प्लस माइनस प्लस होता है, तो 0 0 1 प्लस माइनस प्लस, ये तो 0 0 है, इनकी तो उपसारणिक हमें लेनी नहीं है, 1 की लेनी है। तो 1 के लिए ये स्तंभ है, ये कॉलम है, ये हटाया हमने, तो 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 1 ये बचेगा ना, ये हमारे पास में बचा। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी वो हम लिख देंगे। तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इंटू ए बी सी। आंसर में छोटा सा भी दे सकता था इसका, लेकिन आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहे उसके लिए ऐसा किया जा रहा है। तो 1 इंटू 1 1 होगा, फिर माइनस 1 इंटू माइनस 1 क्या होगा, माइनस 1 होगा, ठीक है ना। और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इंटू ए बी सी, और इंटू में क्या आएगा यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2 2 आ गया जी। तो 2 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो तीनों की पावर बढ़ जाएगी एक, तो 2a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब हमारा हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है जी। क्या किया मैंने यहाँ पर, क्वेश्चन ऐसा नहीं था, यहाँ पर हम सीधा इसका एक्सपेंशन यहाँ से कर सकते थे, लेकिन मैंने बनाया सेकंड कॉलम में 0, ठीक है ना, C2 माइनस C3 से। यहाँ पर 0 बनाया तो 2 0 हमारे पास में हो गए। अब तीनों में कॉमन आ रहा था, यहाँ पर A, यहाँ पर B, यहाँ पर C, कॉमन ले लिया, बाहर आ गया जी, है ना। बाहर आ गया तो यहाँ पर 1 माइनस 1 के रूप में वैल्यूज बची, उनका हमने कर दिया एक्सपेंशन। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्न समीकरण को हल कीजिए, सोल्व द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। कैसे सॉल्यूशन देंगे इसका, x माइनस 2 x ही x भरा पड़ा यहाँ पर है ना, x माइनस 2 x माइनस 4 x माइनस 8 2x माइनस 3 2x माइनस 9 2x माइनस 27 3x माइनस 4 3x माइनस 16 3x माइनस 64 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करने का मतलब है हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब सभी में x भरा पड़ा है, तो हम सीधा एक्सपेंशन यहाँ पर नहीं करेंगे, सीधा करेंगे तो पता नहीं क्या वैल्यू आ जाए ना, पता नहीं कितनी x की पावर आ जाए, क्या कुछ आ जाए, कौन सी इक्वेशन बन जाए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल। अब यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करना है तो बड़े ही चतुराई से करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए, और रोज़ की बात करते हैं हम, ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो। तो रोज़ में देखिए यहाँ पर x माइनस 2 है, और इन दोनों को घटाएंगे तो x कट जाएगा, हट जाएगा ना। हमें x हटाना, जितना मैक्सिमम हटा सकते हैं उतना हम यहाँ पर हटाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे x हमें नहीं चाहिए। तो हम रोज़ को घटाएंगे, कॉलम्स को घटाएंगे तो x नहीं घटेगा ना, x कम नहीं होगा यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखिए मैं प्रॉपर्टी लगा देता हूँ। बताइए क्या लगाएं, R2 जो है उसको लिख देता हूँ मैं R2 माइनस R1। R2 जो है उसकी जगह R2 में से R1 को लिख देते हैं, और R3 जो है उसको लिख देते हैं R3 माइनस R2। ठीक है जी, यहाँ से भी x हट जाएगा, और R1 भी ले सकते हो, R3 माइनस R1 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ये मैंने ले लिया, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ से हमारे पास में आएगा, देखिए R2 माइनस R1 ले रहे हैं, R2 की जगह, तो R1 तो ऐसी की ऐसी रहेगी, x माइनस 2 2x माइनस 3 3x माइनस 4, और R2 में से हम R1 को घटा रहे हैं, तो x माइनस 4 में से हम घटाएंगे किसको, x माइनस 2 को। उसके बाद में R3 में से R2 को घटा रहे हैं, वो R3 की जगह लिख रहे हैं, तो x माइनस 8 में से हम घटाएंगे x माइनस 4 को। ठीक है जी, R3 में से R2 ये हम घटा रहे हैं, तो x माइनस 8 में से x माइनस 4 घट गया। इसी तरह से यहाँ पर R2 की जगह क्या आएगा, 2x माइनस 9 में से हम क्या घटाएंगे, 2x माइनस 3 2x माइनस 3। यही काम हम यहाँ पर करेंगे, तो इसको थोड़ा सा दूर ले लेते हैं, 3x माइनस 4। तो यहाँ पर 3x माइनस का 16 है R2 में, उसमें से R1 की वैल्यू घटाएंगे क्योंकि R2 माइनस R1 कर रहे हैं, 3x माइनस का 4। नीचे देखिए R3 में
R3 की जगह R3 - 2 ले रहे हैं, तो R3 की जो अवयव है उसमें से R2 का घटा रहे हैं। 2x माइनस का 27, उसमें से 2x - 9 घटाएंगे, 2x - 9। ठीक है जी। उसके बाद में इसको हम थोड़ा सा और दूर लेंगे, ठीक है ना, ये अभी भी नज़दीक आ रहा है इसके, ये ठीक है। अब देखिए R3 में है 3x माइनस का 64, इसमें से घटाएंगे R2 की वैल्यू 3x - 16। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। वैल्यूज तो हम बड़ी बड़ी घटा रहे हैं यहाँ पर। इक्वल में हमारे पास में 0 है, तो क्या आएगा यहाँ पर, x - 2, 2x - 3, 3x - 4, ये तो है। यहाँ पर x - 4, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का x, माइनस माइनस प्लस 2। नीचे यहाँ पर देखिए x - 8, और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस x, माइनस माइनस प्लस 4। उसके बाद में यहाँ पर आइए इस वैल्यू पे, तो 2x माइनस का 9, और कोष्टक तो हम यहाँ पर हटा ही रहे हैं। 2x - 9, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस 3। यहाँ पर आइए 3x माइनस का 16, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस 3x, माइनस माइनस प्लस 4। ठीक है जी, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो यहाँ पर रूल लगाया उसका ध्यान रखें बस। उसके बाद में 2x माइनस का 27, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2x, माइनस माइनस प्लस 9। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 3x माइनस का 64, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3x, माइनस माइनस प्लस 16, इक्वल में 0 है। अब देखिए हमारे पास में x जो है वो कम हो जाएगा। एक तो ये कम हो गया, एक ये कम हो गया, दूसरा ये कम हो गया, तीसरा और चौथा ये कम, पांचवा ये कम, छठा ये कम। कितने बचे? 1 2 3 बचे। ठीक है ना। तो यहाँ पर वैल्यू क्या बचेगी? x - 2, 2x - 3, 3x - 4। यहाँ पर क्या बचा? -4 + 2 क्या आएगा? माइनस का 2, -9 + 3 माइनस का 6, -16 + का 4 माइनस का 12 बचेगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए -8 + 4 माइनस का क्या बचेगा? 4। यहाँ पर देखिए माइनस का 27 + का 9, 27 में से 9 घटाएंगे, 10 घटाते हैं तो 17 बचता है, और यहाँ पर माइनस का 18 बचेगा क्योंकि हम 9 ही घटा रहे हैं। 64 और यहाँ पर 16, 64 में से 10 घटाएंगे 54, 6 और घटाएंगे 48, लेकिन माइनस का है ना, 16 घटाया तो ये वैल्यू हमारे पास में आई 64 में से। इक्वल में 0 है। कुछ कॉमन आ रहा है क्या? देखिए कुछ कॉमन लग रहा है मुझे। सेकेंड रो में माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, थर्ड रो में मुझे कॉमन मिल रहा है यहाँ पर भी माइनस का 2, तो -2 × -2 अंदर क्या बचा? x - 2, 2x - 3, 3x - 4, तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ बचा 3, माइनस तो हमने बाहर ले लिया ना, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 6। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 बचेगा, 2 तो बाहर कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ पर 2 कॉमन लिया, 9 बचेगा, माइनस बाहर आ गया तो 9, और यहाँ पर 24, इक्वल में आया 0। ठीक है जी। ये -2 0 में भाग देंगे तो ये तो 0 में चले जाएंगे। अब यहाँ जो हमारे पास में बचेगा उसमें हम क्या कर सकते हैं? उसमें x क्या और कम कर सकते हैं? कर सकते हैं और कम। कैसे? जैसे हमारे पास में देखिए ये जो सेकंड कॉलम है और थर्ड कॉलम है, इन दोनों में से हम x को हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं? सेकंड और थर्ड कॉलम में मैं अगर सेकंड कॉलम को यूँ लिख दूँ, C2 जो है उसकी जगह है C2 - 2C1। इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा फर्स्ट कॉलम को, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, वो घटाऊँगा तो x यहाँ से गायब। इसी तरह से ये काम मैं यहाँ पर तीसरे कॉलम में भी कर सकता हूँ कि C3 जो है उसको मैं लिख दूँ C3 - 3C1। इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर 3x हो जाएगा, वो घटाऊँगा तो यहाँ से गायब हो जाएगा x। ठीक है जी।
तो यहाँ पर बचेगा क्या, देखिए C1 को हम नहीं छेड़ रहे हैं, C2 और C3 को छेड़ रहे हैं। C1 ऐसा कैसा आएगा, x माइनस 2 1 2। उसके बाद में C2 की जगह हम ले रहे हैं C2 माइनस 2C1। तो C2 तो हमारे पास में 2x माइनस 3 माइनस 2C1 हम ले रहे हैं। तो 2C1 की वैल्यू यहाँ पर देखिए x माइनस 2 तो 3 यहाँ पर है, और 3 में से हम घटाएंगे 2C1 की वैल्यू क्या है, 2 इंटू C1 की वैल्यू 1, 2 इंटू 1। यहाँ पर है 9 में से हम घटाएंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 है ना। ये है C2 की वैल्यू, तो C2 माइनस 2C1 की वैल्यू ये हमारे पास में है। क्लियर है। इसी तरह से C3 जो है उसकी जगह ले रहे हैं, तो 3x माइनस 4 6 24 माइनस हम यहाँ पर C1 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये मैंने लिखा है, ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी x यहाँ से हटेगा ना। तो C3 जो है उसकी जगह C3 माइनस 3C1 हम लेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और उसके बाद में C1 की वैल्यूज x माइनस 2 1 और 2। ठीक है जी, ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, इक्वल में 0 है ही। अब हमारे पास में केवल एक जगह पे x रहेगा, और एक्सपेंशन करेंगे तो बड़ा ही आसान हो जाएगा। x माइनस 2 1 2, यहाँ पर देखिए 2x माइनस 3 माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 4। यहाँ पर 3 माइनस 2 क्या बचेगा 1। यहाँ पर 9 माइनस ये 4 हो जाएगा, क्या बचेगा 5। यहाँ पर देखिए 3x माइनस 4 माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 2 हो गया 6 माइनस 3 ये कितना होगा 3। 24 माइनस 6 18 बचेगा, इक्वल में 0। ये 3 इंटू 2 6 हो गया ना, तो 24 में 6 घटाया तो 18। आगे बढ़ते हैं, क्या वैल्यू आ रही है x माइनस 2 1 2। यहाँ पर देखिए ये 2x गया, ये 3x गया, बचा क्या 4 माइनस 3 1 बचा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 5, यहाँ पर बचेगा 6 माइनस 4 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 18। अब कर देते हैं इसका एक्सपेंशन, सिंगल x बचा है ना, और हमारे पास में x की वैल्यू आ जाएगी। तो पहली जो हमारे पास में पंक्ति है उसी से करेंगे, तो ये प्लस का माइनस का 1 और प्लस का 2, प्लस माइनस प्लस। ठीक है जी, इन तीनों के उपसारणिक ले लेते हैं, 1 18 1 5 3 18 1 5 3 18। x माइनस 2 की उपसारणिक है, माइनस 1 की देखते हैं, तो ये कॉलम गया, ये पंक्ति गई, तो 1 2 3 18 1 2 3 18। 2 की देखेंगे तो ये गया और ये गया, 1 2 1 5 1 2 1 5 इक्वल में 0। क्या वैल्यू आएगी देखिए, x माइनस 2 और यहाँ पर 18 माइनस 5 इंटू 3 15, फिर माइनस 1, यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है 18 माइनस 3 इंटू 2 6, फिर प्लस 2 5 माइनस 2 इक्वल में 0। वैल्यू बचेगी देखिए x माइनस 2 इंटू 3 इंटू में 3, यहाँ पर माइनस 18 में से 6 गया 12, यहाँ पर देखिए 5 माइनस 2 3 होगा, 3 इंटू 2 6 प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, यहाँ पर 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3x माइनस का 6 माइनस का 12 प्लस का 6 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से माइनस का 6 प्लस का 6 चला जाएगा, माइनस 12 को लेकर आएंगे 0 की तरफ, प्लस का 12, 3x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 अपॉन 3, वैल्यू आएगी 4। तो 4 होगा हमारा राइट आंसर। ठीक है जी, इस तरह से देंगे सॉल्यूशन। और छोटा रूप हम ले सकते हैं। अब ये आप लोगों को डिसीजन खुद लेना है क्वेश्चन को देख के, कि हम कौन सी रो की जगह क्या ले ना, कि कौन सी रो घटाएं, कौन सी जोड़ें, किसे मल्टीप्लाई करें। ये आप लोगों को अपने माइंड को यूज़ करते हुए सारा काम करना होगा, जिससे मैंने यहाँ पर किया। मुझे यहाँ पर x को हटाना था, तो कि हम कॉलम को हटाएं घटाएं या रोज़ को घटाएं, ये डिसीजन आपका होगा। क्लियर है जी।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा, बिना विस्तार के सिद्ध कीजिए कि ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ये जो सारणिक है ये इसके बराबर है और ये सारणिक ये तीसरी सारणिक के बराबर है, ठीक है ना, विदाउट एक्सपेंडिंग। तो सबसे पहला काम रहेगा कि हमें सिद्ध जो करना है वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद में ये लेफ्ट हैंड साइड रहेगी, ये मीडियम की साइड रहेगी और ये राइट हैंड साइड रहेगी, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं सबसे पहले। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास में है ए बी सी पहली पंक्ति, एक्स वाई जेड सेकेंड रो, पी क्यू आर थर्ड रो, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर जो मीडियम की साइड है वो हमें लेकर आनी है। तो इसमें देखिए ध्यान से कि जो सेकंड वाली जो पंक्ति है उसके जो अवयव हैं वो आ रहे हैं ऊपर, यानी कि फर्स्ट वाली पंक्ति पे आ रहे ना। तो हम क्या करेंगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम की जगह सेकंड रो को फर्स्ट रो की जगह, फर्स्ट रो को सेकंड रो की जगह चेंज करेंगे। तो चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे कि R2 जो है उसको लेकर आ रहे हैं हम R1 की जगह और R1 को लेकर आएंगे R2 की जगह, ठीक है ना। अब चेंज करते हैं तो आपको पता है निशान जो वो हो जाता है चेंज, प्लस हो जाता है माइनस में, माइनस हो जाता है प्लस में, ये भी आपको पता होगा प्रॉपर्टी का। तो यहाँ पर हम इसको यूँ लिख सकते हैं इस तरह से कि R1 को R2 को हमने R1 बना दिया और R1 को R2, या फिर इस तरह से भी लिख सकते हो कि R1 और R2 जो है उनको हमने इंटरचेंज कर दिया है। तो इंटरचेंज करेंगे तो क्या वैल्यू होगी, देखिए माइनस तो आएगा ही, पंक्तियों को बदल रहे हैं। तो अब एक्स वाई जेड ऊपर आ जाएगा और ए बी सी ये नीचे आ जाएगा एक्स वाई जेड की जगह, नीचे पी क्यू आर सेम टू सेम रहेगा, ठीक है जी। उसके बाद में देखिए यहाँ पर जो मीडियम की जो साइड थी उसमें पी क्यू आर जो बीच में आ रहा है ना, एक्स वाई जेड तो हमने ऊपर ले लिया, तो पी क्यू आर को हम बीच में लेकर आएंगे, सेकेंड रो में लेकर आएंगे। तो इस बार हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, जो थर्ड रो है उसको सेकेंड रो की जगह, सेकेंड रो जो उसको थर्ड रो की जगह। तो R3 जो है उसको हम लेकर आ रहे हैं R2, ये R2 है ना सेकेंड रो, और इसको आप लोग यहाँ भी लिख सकते हो कि R3 और R2 जो है उन दोनों को इंटरचेंज किया जा रहा है। दोनों में से एक ही लिखना, दोनों मत लिख देना ना। तो अब यहाँ से क्या वैल्यू हो जाएगी, एक माइनस तो हमारे पास में पहले से ही है और फिर से माइनस हो जाएगा क्योंकि इन दोनों पंक्तियों को हम इंटरचेंज करेंगे तो फिर से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है ना। प्लस हो जाएगा तो प्लस तो लिखने की आवश्यकता नहीं होती, आपको पता है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर एक्स वाई जेड ये तो है ही, दूसरी पंक्ति को हम तीसरी पंक्ति की जगह लिखेंगे, तीसरी को दूसरी की जगह, तो पी क्यू आर आ गया बीच में और ए बी सी आ जाएगा लास्ट में। तो एक आंसर तो हमारे पास में ये हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। कौन सी साइड है ये, मीडियम साइड है ना, बीच की, मध्य की। उसके बाद में इसी को आगे बढ़ाते हैं और हमें क्या चाहिए, हमें ये वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देते हैं इसको, और इसमें देखिए ध्यान से, ये तो हमारे पास में आ गई मीडियम वाली जो वैल्यू है वो तो आ गई। इस वैल्यू में देखिए y जो है वो नंबर फर्स्ट यहाँ पे आ रहा है और x जो है वो यहाँ नीचे आ रहा है। तो अब क्या करें ऐसा कि y जो है वो पहली जगह पे आ जाए, है ना, पहली पंक्ति का पहला अवयव बन जाए। ये वैल्यू हमारे पास में पहले से आ चुकी है, तो हम जो सेकंड कॉलम है उसको फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, फर्स्ट कॉलम जो है उसको सेकंड कॉलम बना देते हैं, है ना। तो कॉलम चेंज करेंगे, तो कॉलम चेंज करते हैं तब भी हमें पता है कि निशान चेंज होगा। तो C2 को C1 की जगह लेकर आ रहे हैं, देखिए क्या वैल्यू आएगी, वाई क्यू बी ये आ गया, फर्स्ट कॉलम बन गया ये, और ये सेकंड कॉलम बना देंगे, एक्स पी ए तीसरा कॉलम सेम टू सेम रहेगा। अब इन दोनों को चेंज किया है हमने, चेंज किया तो माइनस तो आएगा ही, है ना। अब यहाँ पर देखिए फिर से हम उसी वैल्यू पे आते हैं क्योंकि हमें जो चाहिए ना उसी पे वर्क हमें करना है, ठीक है ना। तो y जो है, y वाली जो हमारे पास में कॉलम था वो दूसरा था, उसको हमने पहला कॉलम बना दिया। लेकिन क्या, y अक्स z इस तरह से हमारे पास में वैल्यू आ रही है, y अक्स z, है ना। तो y तो अपनी जगह पे आ गया, लेकिन x और z जो है वो पंक्ति में है, यहाँ पर कॉलम में है।
तो पंक्तियों को कॉलम में हम चेंज कर सकते हैं। सारणी में आपको पता ही है कि ए ट्रांसपोज की सारणी और ए सारणी ये दोनों इक्वल होती है ना, तो ट्रांसपोज हम ले सकते हैं, वो वैल्यू इक्वल हो जाएगी, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉपर्टी हमने देखी हुई है, सबसे पहली प्रॉपर्टी थी ना। लेकिन ये यहाँ पर बात करें हम तो सेकंड वाली जो वैल्यू है उसमें देखिए BAC और QPR, BAC और QPR यहाँ पर आ रहा है। अगर हम इसकी ए ट्रांसपोज वाली कंडीशन लेंगे, परिवर्त आयु के रूप में सारणी लेंगे ना इसकी, तो क्या आएगी वो देखते हैं। ये देखिए Y अक्ष Z, ये पहली पंक्ति जो है उसको हम पहला स्तंभ बनाएंगे ना, उसके बाद में दूसरी जो पंक्ति है उसको दूसरा कॉलम बनाएंगे, तीसरी पंक्ति जो उसको तीसरा कॉलम बनाएंगे। तो यहाँ पर BAC लास्ट में आ रहा है और माइनस अभी भी हमारे पास में है, लेकिन हमारे पास में यहाँ देखिए BAC जो है वो आ रहा है बीच में। तो क्या कर सकते हैं, अब हम कॉलम चेंज कर देंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है जी, माइनस यहाँ पर पड़ा हुआ ही, ये वैल्यू थी, इसका ट्रांसपोज हमने यहाँ पर ले लिया। अब BAC जो थर्ड हमारे पास में कॉलम है उसको सेकंड कॉलम की जगह लेकर आएंगे तो माइनस हट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आएगी, Y अक्ष Z तो आ गया, BAC आ जाएगा यहाँ पर सेकंड कॉलम में और QPR आ जाएगा थर्ड कॉलम में। तो यहाँ पर हमने जो प्रॉपर्टी लगाई है वो क्या लगाई है, वो भी यहाँ पर कोष्टक में लिखेंगे कि C2 C3 और C2 को हमने इंटरचेंज किया है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है ना, इंटरचेंज करते हैं तो आपको पता है माइनस आता है और माइनस है तो प्लस हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाता है। ठीक है, निशान बदल जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ का वीडियो अच्छी तरह से देखा हो तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो फिर से हम बता देता हूँ आप लोगों को किस तरह से हमने सॉल्यूशन दिया है। तीन हमारे पास में ये वैल्यूज़ थी, तीनों को इक्वल करना था। वैल्यूज़ तो यहाँ पर देखिए सारे सेम ही आए, तो ए इसमें भी है, वही ए इसमें है, वही ए इसमें है। तो यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ और कॉलम भी चेंज होने हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमने ली, यहाँ पर दूसरी पंक्ति को हमने पहली पंक्ति और पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति बना दिया। क्यों, क्योंकि एक्स वाई जेड जो वो यहाँ पर बीच में जो वैल्यू है उसमें ऊपर आ रहा था, तो उसके लिए हमने ऐसा किया। एक्स वाई जेड को हम ऊपर लेकर आ गए, ऊपर लेकर आए तो माइनस में आ गया, माइनस में वैल्यू आएगी ना, चेंज करेंगे तो। उसके बाद में ये ABC बीच में आ गया, जबकि हमें चाहिए क्या था, PQR बीच में चाहिए था। देखिए PQR चाहिए था, तो PQR को हम ऊपर लेकर आएंगे तो ABC को नीचे लेकर आएंगे। तो जैसे हमने ये काम किया तो माइनस अब हट गया और माइनस की जगह प्लस हो गया, तो ये वैल्यू आ गई बीच वाली। उसके बाद में हमारे पास में ये जो वैल्यू थी, इसमें हमने क्या किया कि जो सेकंड हमारे पास में कॉलम था उसको फर्स्ट कॉलम की जगह, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम की जगह हम लेकर आ गए। इन दोनों को चेंज किया तो माइनस में वैल्यू आई। अब इसका हमने ले लिया ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में सारणी में जो वैल्यू है वो नहीं बदलती है, तो ट्रांसपोज में वैसा का वैसा रहेगा। तो पहली पंक्ति को हमने पहला कॉलम बना दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति को तीसरा कॉलम। लेकिन BAC जो है वो लास्ट में बीच में आ रहे हैं, तो हमने सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को चेंज किया तो निशान हो गया चेंज। ठीक है ना, तो हमारे पास में ये आंसर आ गया और ये राइट हैंड साइड आ गई। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर मीडियम साइड बराबर राइट हैंड साइड इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट, ये वैल्यूज़ हमें प्रूव करनी है। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को लिखना होता है कि जो सिद्ध करना है वही वैल्यूज़ है ना, सिद्ध करना है। उसके बाद में यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिखिए और यहाँ पर राइट हैंड साइड। ठीक है ना, ये आप लोगों को लिखनी पड़ेंगी। यहाँ पर हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ये हमारे पास में है B + C, A + B, A, C + A, B + C, B और A + B, C + A, C। ठीक है जी, इसके बराबर हमें ये वैल्यू लेकर आनी है। अब ये वैल्यू कैसे आएगी, देखिए हम प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करेंगे, सीधी सी बात है। यहाँ पर सीधा करेंगे, पता नहीं कितना बड़ा होगा, आंसर आएगा कि नहीं आएगा ये भी नहीं पता। तो यहाँ पर देखिए ये जो एक वैल्यू है ये एक फॉर्मूले की वैल्यू है, और बीजगणित के सूत्रों के फॉर्मूले का जो वीडियो मैंने बनाया हुआ है काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं उसके ऊपर, आप लोग देख सकते हो चैनल में सर्च करके, फॉर्मूलाज ऑफ एलजेब्रा है ना, बीजगणित के सूत्र सर्च करके। फॉर्मूला होता है A + B + C और यहाँ पर A² + B² + C² -AB -BC -CA। होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है।
और आप लोगों ने ऐसा भी पढ़ा होगा कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए तो इसके बराबर में a क्यूब प्लस बी क्यूब सी क्यूब के बराबर में 3abc हो जाता है ना। ऐसा भी कुछ पढ़ा होगा आप लोगों ने क्लास 10th 9th में कहीं ना कहीं। अब देखिए ये वैल्यू इसके बराबर होती है, तो अगर हम ये वैल्यू लेकर आ जाएं तो ये अपने आप आ जाएगी। और ये वैल्यू लाने के लिए यहाँ पर देखिए जो सबसे छोटी वैल्यू है a प्लस बी प्लस सी, ये हमारे पास में कॉमन आ जाए बाहर किसी भी तरह से, तो अपना काम बन जाएगा ना। ये कॉमन लेने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, देखिए b प्लस सी है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें चाहिए a और चाहिए प्लस में, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी तीनों हमें कॉमन लेने हैं ना एक साथ में। यहाँ पर c प्लस a है, b चाहिए, यहाँ पर a प्लस बी है, c चाहिए, और ये तीनों जो है ये क्रमशः आपको कॉलम 3 में मिल जाएंगे। b प्लस सी के लिए a, c प्लस a के लिए b और यहाँ पर इसके लिए c। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, हम c1 जो कॉलम फर्स्ट है उसकी जगह हम लेंगे c1 प्लस c3, ये थर्ड कॉलम है ना, तो c3। तो क्या वैल्यू होगी, ऐसा ले सकते हैं, यहाँ पर निशान चेंज नहीं होता, ध्यान रखें। यहाँ पर ये तीर का निशान देखिए a की तरफ है ना, कि हम c1 की जगह ये वैल्यू ले रहे हैं, और ऐसा हम कर सकते हैं, यहाँ पर निशान चेंज नहीं होता है, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। हम इंटरचेंज करते हैं ना, कि पहले कॉलम को तीसरे कॉलम की जगह, तीसरे कॉलम को पहले कॉलम की जगह, तब निशान चेंज होगा। ये ज़रूर ध्यान रखना, आप लोग यहाँ पर मिस्टेक कर सकते हो, ठीक है जी। प्रॉपर्टीज़ अच्छे से देख लेना, मैंने बोला ना बार बार देख लेना, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ से ही आप लोग सॉल्यूशन कर पाओगे और प्रॉपर्टीज़ से ही क्वेश्चन आएगा, और बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। जैसे ये क्वेश्चन आना 9 वाला इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। देखिए कॉलम फर्स्ट जो उसकी जगह हम लिख रहे हैं c1 प्लस c3, तो c1 हमारे पास में b प्लस सी और a और जोड़ देंगे इसमें c3 का। यहाँ पर c प्लस a है, इसमें b जोड़ेंगे, यहाँ पर a प्लस b है, c जोड़ेंगे। सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम ऐसे के ऐसे आएंगे, ठीक है जी। यहाँ पर हमने कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं किया है। वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी क्या, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी क्रम से लिख रहे हैं ना, a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, c प्लस a और a b c। और फर्स्ट कॉलम में a प्लस बी प्लस सी जो है वो आ गया है कॉलम कॉमन, ठीक है ना। ये हम कॉमन लेंगे बाहर, तो a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया, तो 1 बचेगा, और 1 आते ही अपना काम तो हो गया है ना। रोज़ को हम घटा देंगे, तो यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, आगे a प्लस बी प्लस सी प्लस a, यहाँ a b c। अब हमें क्या करना है, ये 3 1 जो हैं इनमें से 2 पे हम 0 लेकर आ सकते हैं रोज़ को पंक्तियों को घटाकर, तो वो काम हम ज़रूर कर लेंगे, उसके बाद में हम एक्सपेंशन कर देंगे। तो 1 प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पर देखिए कैसे कर सकते हैं ये काम। हमारे पास में जो तीसरी पंक्ति है उसमें से दूसरी पंक्ति घटा दें, और जो दूसरी पंक्ति है उसमें से पहली पंक्ति घटा दें, ठीक है ना। तो C3 जो है उसकी जगह मैं लिख दूँ, माफ़ कीजिए, C तो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है ना, R3 जो है उसको मैं लिख देता हूँ R3 माइनस R2, और R2 जो है उसको मैं लिखूँगा R2 माइनस R1। कर सकते हैं ऐसा, कर दीजिए, कर सकते हैं। तो R2 की जगह मैं लिख रहा हूँ R2 माइनस R1, तो 1 माइनस 1, यहाँ बीच में आएगा 0। ऊपर वाली जो पंक्ति है वो सेम टू सेम रहेगी, ठीक है ना, उसमें हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। पहली पंक्ति जो है उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। दूसरी पंक्ति में 1 माइनस 1 0, b प्लस सी माइनस a माइनस b। दूसरी पंक्ति का अवयव है ये, उसमें से पहली पंक्ति को घटा रहे हैं, तो पहली पंक्ति का a प्लस बी घटेगा, तो माइनस a माइनस b। यहाँ पर b माइनस a। नीचे हम कर रहे हैं R3 जो है उसको ले रहे हैं R3 माइनस R2, ठीक है ना। तो R3 का 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और यहाँ पर c प्लस a और माइनस b माइनस c। दूसरी पंक्ति का जो है वो हम घटा रहे हैं, दूसरी पंक्ति को, c में से b घटेगा, c माइनस b, ठीक है जी। a प्लस बी प्लस सी जो है वो हमारे पास में बाहर है ही, मल्टीप्लाई में पहले से कॉमन है, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, क्या वैल्यू आएगी, a प्लस बी प्लस सी बाहर कॉमन,
और 1 2 जगह पे 0 आ गया तो एक्सपेंशन भी कर देंगे, लेकिन ये वैल्यू हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पर जो कट रहा है वो काट देते हैं जी, b से -b, c से -c, बाकी कुछ नहीं कट रहा। तो क्या वैल्यू आ रही है देखिए, यहाँ पर a + b लिख दिया हमने, यहाँ पर c - a, यहाँ पर a - b, यहाँ पर a, b - a, c - b। अब जो हमारे पास में फर्स्ट कॉलम है इसके संदर्भ में हम कर देते हैं एक्सपेंशन। तो a + b + c तो बाहर है ही, और ये हम लिखेंगे 1 प्लस का प्लस माइनस प्लस, ऐसे होगा ना। तो प्लस माइनस प्लस, अब ये तो 0 है, हमें 1 की उपसारणी लेनी है, माइनर लेना है इसका। तो ये कॉलम गया, ये रो गई, ये जो वैल्यूज बच रही हैं वही होंगे c - a, a - b, b - a, c - b। बहुत ही आसान है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कौन सी प्रॉपर्टी हमें लगानी है, उसके बाद में सॉल्यूशन आ जाएगा। यहाँ से ये उपसारणिक जो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, c - a c - b से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस a - b मल्टीप्लाई होगा b - a से। तो यहाँ से क्या वैल्यू आने वाली है, a + b + c तो बाहर है ही, c को c से मल्टीप्लाई किया c², c को -b से किया -bc, -a को c से किया -ac, माइनस प्लस ab। यहाँ पर देखिए माइनस तो है ही, और -a को b से किया -ab, -a को -a से किया प्लस का a², उसके बाद में माइनस को -b से मल्टीप्लाई किया प्लस का b को b से किया तो b², और b को -a से किया तो -ab, ठीक है ना। ये प्लस का b हो गया क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया है, ठीक है जी। वैल्यू जो आ रही है उसमें अगर कुछ कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, ये प्लस का a b, ये माइनस का a b कट रहा है जी, और बाकी जो वैल्यू बच रही है वही हमारा सॉल्यूशन होगा, a + b + c। और यहाँ पर देखिए a², ये रहा b², और ये रहा c², उसके बाद में -ab, -bc, -ac या ca, और ये वैल्यू हमें चाहिए थी ना, देखिए a + b + c, a² + b² + c², -ab -bc -ca, और ये आ गई। तो जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है वो भी आ गई, a³ + b³ + c³ -3abc। इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे ना तो लास्ट में यही रिजल्ट आता है, यही फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो ये हो गई राइट हैंड साइड, इति सिद्धम। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करें, सारणिक का मान ज्ञात कीजिए, एवल्यूएट द डिटरमिनेंट। तो इसका मान ज्ञात करते हैं जी। देखिए सारणिक हमारे पास में 1², 2², 3², फिर 2², 3², 4², उसके बाद में 3², 4², 5², है ना। जैसी पंक्तियां हैं वैसे स्तंभ दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को, ये 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3, है ना। वैल्यूज़ देख लेते हैं, इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पर ये 9, ये 16 हो गया 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है जी। तो हमें क्या करना है, हमें कहीं भी दो जगह पे किसी कॉलम या किसी रो में, है ना, किसी भी कॉलम या किसी रो में दो जगह पे 0 बना देना है, क्योंकि हमने एक ट्रिक सीखी हुई है कि जहाँ पर ज़्यादा 0 होंगे उसी को हम लेकर उसका एक्सपेंड कर देंगे, है ना, एक्सपेंशन कर देंगे। जिस कॉलम में जिस रो में ज़्यादा 0 होंगे उसी को हम एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है ना। और ज़्यादा 0 नहीं होंगे तो हम बना लेंगे, उससे आसान हो जाता है। तो ये आप लोग अगर रजिस्टर में लिख रहे हो, सॉल्यूशन कर रहे हो, तो कॉपी में भी लिख सकते हो, ऊपर रजिस्टर में ऊपर की तरफ लिख सकते हो, या ट्रिक लिख सकते हो कि ज़्यादा 0 बनाने हैं और जिस कॉलम रो में ज़्यादा 0 होंगे उसी से हम एक्सपेंड करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करना होगा 0 बनाने के लिए, कैसे बनाएंगे 0। यहाँ पर तो 1 है, छोटी वैल्यू है,
जहाँ पर बड़ी वैल्यू होना वहीं पर 0 बनाने की कोशिश करें। यहाँ पर 9 है, इसको हम 0 कैसे बना सकते हैं? तो ये तीसरा कॉलम है, ये दूसरा और ये फर्स्ट। तो तीसरे कॉलम की जगह मैं तीसरे कॉलम में से घटा दूँ पहले कॉलम को 9 से मल्टीप्लाई करके। क्या करना है कि जो C3 है, कैपिटल C3 कॉलम 3, उसकी जगह है मैं कॉलम 3 में से घटा दूँ 9 से मल्टीप्लाई करके कॉलम फर्स्ट को, तो यहाँ पर 0 बन जाएगा। इसी तरह से जो सेकंड कॉलम है उसमें भी मैं यही काम कर सकता हूँ, और आप चाहें तो रोज़ में भी ये काम कर सकते हो ना, पंक्तियाँ जो उसमें भी पंक्तियों को भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पंक्तियों को लोगे तो यहाँ पर 0 बन जाएगा। मैं यहाँ और यहाँ पहली पंक्ति जो उसमें 0 बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो दूसरा जो हमारे पास में कॉलम है उसमें हमें क्या करना है, कॉलम 2 में से हम घटाएंगे 4 से मल्टीप्लाई करके कॉलम फर्स्ट को। ठीक है जी, कर देते हैं, आंसर आ जाएगा बस। पहला तो ऐसा कैसा रहेगा 149, और दूसरे में यहाँ पर देखिए सेकंड कॉलम यानी कि 4 9 16, इसमें से घटाएंगे 4 से मल्टीप्लाई करते हुए। ठीक है जी, और मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे हम कॉलम फर्स्ट की वैल्यूज़, तो 149। इसी तरह से कॉलम 3 में हमें करना है, कॉलम 3 9 16 25, फिर माइनस, तो माइनस 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 9 से मल्टीप्लाई करना है 9 9 9, और C1 को हमें यहाँ पर लिखना है, तो 149 इंटू में 1 इंटू में 4 इंटू में 9। क्या वैल्यू आती है देखिए यहाँ से 149। 4 माइनस 4 ये हम 0 बना रहे हैं, यहाँ पर 0 आएगा। 9 में से 4 इंटू 4 16 होता है, 16 घटाएंगे तो माइनस का 7। 16 में से 36 हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 20, है ना, लेकिन माइनस का यहाँ पर 16 यहाँ पर बनेगा माइनस का 36। 36 में से 16 घटाएंगे 20 बचेगा ना, लेकिन 36 माइनस का है तो माइनस का 20 बचेगा। ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पर आते हैं तीसरे कॉलम में, 9 में से 9 गया तो ये 0। 16 में से 36 हम घटाएंगे, यहाँ पर भी माइनस का 20। 25 में से 81 हम घटाएंगे तो 81 बड़ा है, तो 81 में से हम 25 घटाएंगे, लेकिन 81 माइनस का है ना, तो 11 में से 5 जाएगा 6, और 7 में से 2 जाएगा 5, लेकिन माइनस का -56, ये वैल्यू बची। और अब हम कर देंगे एक्सपेंड करेंगे तो देखिए पहली पंक्ति को लेकर करेंगे, तो यहाँ पर है 1 0 0 प्लस माइनस प्लस, लेकिन ये तो 0 0 है, तो हम केवल जो 1 की उपसारणी का वही लेंगे। यहाँ पर 1 की उपसारणी देखिए, ये गया कॉलम, ये गई पंक्ति, -7 -56। अब देखिए सभी में माइनस है ना, यहाँ पर सभी में माइनस है, तो माइनस को आप हटा भी सकते हो, ठीक है ना। तो -7 -20 -56 क्यों हटा सकते हो? जैसे मैं पहली पंक्ति में से यहाँ पर देखिए माइनस को बाहर लूँगा तो ये -1 हो गया, ठीक है ना, तो 7 20। इसी तरह से मैं दूसरी पंक्ति में से माइनस को बाहर लूँगा तो ये वापस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 20 56। अब हम वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से क्या आएगा 56 × 7 -20 × 20। 56 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 6 के 42 होते हैं, 7 5 35 होंगे, और ये हो गया 400। यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी 392 -400, तो यहाँ पर माइनस का आएगा 8, ठीक है ना, और माइनस का 8 हमारा होगा आंसर। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, यदि ओमेगा इकाई का घनमूल हो तो सारणी का मान ज्ञात कीजिए। इफ़ ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। और सारणिक डिटर्मिनेंट हमारे पास में है 1 ओमेगा क्यूब, ओमेगा स्क्वायर,
ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। आपको पता होगा ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्यों होती है? क्योंकि ओमेगा जो वो इकाई का घनमूल है। घनमूल क्या होता है? इस तरह से होगा ना, इकाई का क्यूब रूट, उसकी वैल्यू ओमेगा है। दोनों तरफ हम क्यूब करेंगे तो यहाँ तो आएगा 1 और यहाँ हो जाएगा क्यूब ओमेगा का। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, पुट करेंगे यहाँ पर, तो 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1, ये वैल्यू हमारे पास में आई। अब कहीं भी दो जगह पे जीरो बना लीजिए या सीधा इसको एक्सपेंड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो दो जगह पे जीरो हम बनाएंगे तो देखिए जो हमारे पास में C1 कॉलम 1 है उसकी जगह हम क्या कर देते हैं, देखिए यहाँ पर 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, तो कॉलम 1 जो है फर्स्ट कॉलम, उसकी जगह मैं लिख देता हूँ कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। तो हमारे पास में दो जगह पे जीरो बन जाएगा, किसी भी पंक्ति या किसी भी कॉलम में बनेगा, ज़रूर बनेगा, ठीक है ना। देखिए कैसे बनेगा। पहला जो कॉलम है उसको मैं लिख रहा हूँ C1 माइनस C2। C1 है 1 ओमेगा स्क्वायर माइनस C2, तो माइनस 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 C2 की वैल्यू देखिए कॉलम 2 की 1 ओमेगा, बाकी सारा सेम टू सेम रहेगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। यहाँ पर देखिए क्या वैल्यू बन रही है, 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और यहाँ पर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। दो जगह पे जीरो बन गया फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट कॉलम को हम लेकर और एक्सपेंड कर देते हैं, तो प्लस माइनस प्लस 0 0 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस माइनस प्लस ले लिया। उसके बाद में ये तो 0 0 इनकी तो उपसारणिक लेने की आवश्यकता है नहीं, तो इसकी हम उपसारणिक ले लेते हैं। तो ये पंक्ति गई, ये स्तंभ गया, तो क्या बचेगा 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, यही बचेगा। और यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा तो है ही, और इसकी वैल्यू आ रही है ओमेगा इंटू 1 ओमेगा हो गया माइनस 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यू आ रही है। ठीक है जी, मल्टीप्लाई कर देते हैं सभी को। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया ओमेगा क्यूब, ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा की पावर 4, माइनस ओमेगा को ओमेगा से किया तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर से किया तो माइनस माइनस प्लस और ओमेगा क्यूब। यहाँ से वैल्यू देखिए क्या आ रही है, ओमेगा क्यूब आपको पता है ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, तो ये 2 ओमेगा क्यूब हो गया ना। यहाँ पर मैं ओमेगा की पावर जो 4 है उसको लिख लेता हूँ ओमेगा इंटू ओमेगा की पावर 3 और माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये तो हो गया 2 इंटू 1। ठीक है जी, उसके बाद में माइनस ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तो ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए आप लोगों को ये भी पता होगा ना कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है 0 होता है ना। ये भी हमने पढ़ा हुआ है ना कि इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो वैल्यू क्या होती है 0 आती है। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं किसकी, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की। इन दोनों में माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लिया तो ये वैल्यू बची, ठीक है ना। तो देखिए एक प्लस जोड़ देते हैं, प्लस 1 जोड़ देते हैं और घटा देते हैं। कैसे, वैल्यू नहीं निकालेंगे तो हम ऐसा भी काम कर सकते हैं कि हमने प्लस 1 जोड़ा और माइनस 1 हमने घटा दिया, तो 2 माइनस ये जो वैल्यू है ये क्या होगी 0 होगी, 0 होगी तो 0 माइनस 1 बचेगा। ये इतनी वैल्यू 0 होगी ना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 माइनस माइनस प्लस 1, आंसर आएगा हमारे पास में 3। 3 होगा हमारा लास्ट में राइट आंसर। अब इससे आगे और क्या करेंगे, 3 आ गया ना, क्लियर है जी। तो ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो उसकी वैल्यू 0 होती है, ओमेगा क्यूब जो है उसके बराबर में 1 होता है। ये मैंने देखा हुआ है ना क्लास 11 में, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में देखा था ना। और आयोटा का जो वीडियो मैंने बनाया उसमें भी ये आप लोगों को मिल जाएगा। आयोटा सर्च कीजिए आयोटा मैथ्स के नाम से चैनल में, और आप लोग वहाँ से वीडियो देख सकते हो, आयोटा क्या होता है और इकाई के घनमूल क्या होते हैं, सब कुछ मिलेगा वहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए प्रूव दैट। तो ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन में कि सिद्ध करना है
और जो सिद्ध करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लिखते हैं, राइट हैंड साइड हम लिखते हैं। तो ये आप लोगों को लिखनी है। उसके बाद में लेनी है आप लोगों को लेफ्ट हैंड साइड, वो यहाँ पर है ए स्क्वायर प्लस ए बी बी स्क्वायर प्लस बी सी और ए सी प्लस सी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये हमारे पास में सारणी का। अब यहाँ पर देखिए इन सभी में कॉमन आ रही है वैल्यूज़। जैसे मैं बात करूँ ए स्क्वायर प्लस ए बी में ए कॉमन आ रहा है और बी स्क्वायर प्लस बी सी में बी कॉमन आ रहा है, ए सी प्लस सी स्क्वायर में सी कॉमन आ रहा है। बाहर नहीं आ रहा है कॉमन, अंदर ही आ रहा है। तो ए स्क्वायर यहाँ पर मैंने कॉमन लिया ए, तो बचा ए प्लस बी यहाँ पर ए बी। उसके बाद में ये बी सी है, यहाँ पर बी स्क्वायर है, इसमें बी कॉमन आया तो अंदर बचेगा बी प्लस सी। यहाँ पर देखिए सी कॉमन आया तो ए प्लस सी और यहाँ पर ए सी, यहाँ पर सी स्क्वायर। अब देखिए अब बाहर कॉमन आएगा। फर्स्ट कॉलम में क्या आया बाहर, ए बाहर आएगा, सेकंड में बी, थर्ड में सी 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 है ना। तो ए बी सी ये बाहर आ गया। फर्स्ट कॉलम में से ए आया तो यहाँ बचा, एक पावर कम हो जाएगी, ए बचा। यहाँ पर ये ए बाहर आ गया तो ए प्लस बी बचा और यहाँ पर ये बाहर आ गया तो बी बचा। इसी तरह से यहाँ पर बी हमने बाहर लिया, सी बी प्लस सी बचेगा और इसी तरह से यहाँ पर सी बाहर आ गया तो ए प्लस सी और यहाँ पर ए, यहाँ पर सी, ए प्लस बी प्लस सी तो बाहर आ गया। अब हमें क्या और चाहिए, बाहर लेना है 4ABC और चाहिए। ABC तो आ गया ना, 4ABC और चाहिए। तो अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा हमें। देखिए यहाँ पर a प्लस बी है, मतलब जहाँ से आप लोगों को दिखे ना वहीं से पकड़ दो कि सॉल्यूशन आप लोगों को कहाँ से दिख रहा है। जैसे मुझे यहाँ दिखा कि ये a प्लस बी है, इन दोनों को जोड़ूंगा तो मैं a प्लस बी बन जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, थर्ड जो हमारे पास में रो है उसको जोड़ दूंगा फर्स्ट रो में, है ना। यानी कि R1 की जगह मैं लिख दूंगा R1 प्लस R3, जोड़ देता हूँ जी। तो ABC और यहाँ पर R1 की जगह लिख रहे हैं ना, R1 आपके पास में A प्लस सी, इसमें हम जोड़ रहे हैं R3 B प्लस B और B प्लस सी और प्लस में C। ये तीसरी रो है ना, ये हमने जोड़ दी। दूसरी रो ऐसी कैसी, A प्लस बी A, तीसरी रो बी प्लस सी और C, ये 80 की 80। ठीक है जी। वैल्यू क्या आई, ABC A प्लस बी बी, यहाँ पर क्या है 2C प्लस बी और ये B, यहाँ पर B प्लस सी। ठीक है जी। यहाँ पर 2C प्लस A और A और C। ठीक है जी। अब देखिए मैं R1 और R2 को घटाऊंगा तो यहाँ 0 बन रहा है ना, और ये काम मैं एक साथ भी कर सकता था यहाँ पर कि R1 में मैंने R3 जोड़ा, उसमें से मैं R2 को घटा सकता था, है ना। लेकिन मैंने किया नहीं, मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इसे समझ में नहीं आएगा, एक साथ कर देंगे सब कुछ। तो अब हम घटा देते हैं जो काम मैंने अभी बताया। तो R1 में से R1 जो उसकी जगह ले रहा हूँ मैं कि R1 में से मैं R2 को घटा रहा हूँ, ठीक है ना, R1 माइनस R2। देखिए क्या वैल्यू आने वाली है, ABC R1 जो हमारे पास में A प्लस बी, यहाँ पर 2C प्लस बी, यहाँ पर 2C प्लस A, उसमें से R2 को घटा रहा हूँ तो A प्लस बी को घटाऊँगा तो माइनस A माइनस बी, और यहाँ पर 2C प्लस बी माइनस बी, 2C प्लस A है और माइनस A हो जाएगा, और R2 जो वो सेम टू सेम हमारे पास में है ही, B प्लस सी यहाँ पर और C यहाँ पर। ठीक है जी। यहाँ पर जो कट रहा है वो काट दीजिए, A से A गया, B से B गया, यहाँ B से B, यहाँ A से A, जो वैल्यू बच रही है वो लिख देंगे। तो क्या बच रहा है यहाँ पर, A B C
ए बी सी, यहाँ 0 हो गया और यहाँ a प्लस बी है, यहाँ b है, यहाँ 2c b प्लस सी, यहाँ भी 2c और यहाँ पर 0, यहाँ पर a है, माफ कीजिए, यहाँ पर c। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारे पास में पंक्ति है इसमें से 2c कॉमन आ रहा है ना, 2c यहाँ पर है, 0 में से 2c हम ले सकते हैं, 2c मैंने बाहर ले लिया, a b c पहले से है ही, ठीक है जी। क्या बचेगा अंदर, 0 a प्लस b, यहाँ बचा 1 b प्लस सी है ही, यहाँ भी 1 ही बचेगा, a c। अब इन दोनों को घटाऊंगा तो एक जगह पे 0 आ ही जाएगा, तो यहाँ पर मैं 0 ले लेता हूँ, तो ये है कॉलम 2। तो कॉलम 2 जो है उसकी जगह मैं कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 ले रहा हूँ ताकि यहाँ 0 बन जाए, है ना। तो क्या वैल्यू आएगी देखिए यहाँ से, 2c a b c तो है ही, और पहला कॉलम ऐसा कैसा, और सेकंड कॉलम जो उसमें से थर्ड कॉलम घटा रहा हूँ, 1 माइनस 1 0, b माइनस a, b प्लस सी माइनस सी, तो b बचेगा यहाँ पर 1ac। अब देखिए पहली पंक्ति जो है उसमें दो जगह पे हमारे पास में क्या आ गया, 0 आ गया, ये हो जाएगा c², 2abc², है ना। बार दो जगह पे 0 आ गया तो पहली पंक्ति को ले लेते हैं और एक्सपेंड कर देंगे, तो प्लस माइनस प्लस 0 माइनस 0 प्लस 1, और 0 है यहाँ पर तो इनकी उपसारने की लेनी नहीं, 1 की ले लेते हैं, तो a प्लस बी b माइनस a और b, और यहाँ पर भी b कॉमन आ रही है ना। अब b हम बाहर ले सकते हैं लेकिन यहाँ पर सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये उपसारणी की तो बची है 2abc², ये सारे 0 हो गए, ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी इंटू बी, ये b मल्टीप्लाई हो गया। इस b को आप बाहर भी ले सकते हो ताकि 1 बच जाए, है ना। और यहाँ पर माइनस, और b जो है ये b माइनस a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। इन दोनों में b है, b को मैं बाहर लूँगा तो बाहर b² बन जाएगा, 2ab² c²। अंदर वैल्यू क्या बचेगी, a प्लस b को हमने बाहर ले लिया, यहाँ पर b जो इसको बाहर ले लिया, तो माइनस b माइनस a बचा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का b, माइनस माइनस प्लस a, यहाँ से जो कट रहा है वो काट देंगे, तो b माइनस b कट रहा है, बचा क्या 2a को बाहर मल्टीप्लाई करेंगे, 2a b² c² इंटू 2a, 2 इंटू 2 हो गया 4, a इंटू a हो गया a² b² c²। ये हमारे पास में वैल्यू आई 4a² b² c², यही राइट हैंड साइड है, तो ये हो गई राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, इस तरह से हम सॉल्यूशन कर देंगे। अब देखिए एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि सारणिक डेल में a1 कैपिटल A1 कैपिटल B1 कैपिटल C1 आदि क्रम से अवयव स्मॉल a1 स्मॉल b1 स्मॉल c1 आदि के सहखंड हो तो सिद्ध कीजिए कि डेल स्क्वायर बराबर ये सहखंडों की सारणिक हमें प्रूफ करनी है। ठीक है जी, तो यहाँ पर कैपिटल A1 कैपिटल B1 C1 ये जो हैं ये कोफैक्टर्स हैं इन अवयवों के। और ध्यान रखें आप लोग कि ये जो वैल्यू है ये एडवांस की प्रॉपर्टी होती है, ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है और बहुत ही हाई लेवल की प्रॉपर्टी होती है, बड़े बड़े क्वेश्चंस में काम में आती है। ठीक है जी, और आगे भी आप लोगों के सामने आ सकती है कहीं और आईआईटी में भी ये आप लोगों को प्रॉपर्टी मिल जाएगी जब आप लोग अगर तैयारी कर रहे हो एग्ज़ाम दे रहे हो तो प्रॉपर्टी होती क्या पूरी वो समझा देता हूँ पहले मैं। जैसे आपके पास में डेल कोई सारणिक है, उसका जो क्रम है वो n क्रम है, n यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, और d जो है वो इसके अवयवों की सहखंडों की सारणिक है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर ये सहखंडों की सारणिक है ना, सहखंडों की सारणिक है। ठीक है जी, तो यहाँ पर d बराबर क्या होता है, डेल की पावर n-1। जैसे हमारे पास में ये सारणिक है 3 क्रम की, तो n की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे तो d बराबर डेल की पावर 3-1 हो गया डेल का स्क्वायर। तो ये हमसे प्रूफ करवा रहा है जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर क्रम यहाँ पर इसका होता 2 तो d बराबर क्या होता, डेल का क्रम 2 होता ना, यानी कि इसमें 4 ये होते कि a1 b1 a2 b2, तब d बराबर क्या होता
एन की जगह हमने 2 पुट किया तो 2 माइनस 1, तो डी बराबर डेल ही होता, यानी कि सह खंडों की जो सारणिक होती वो इसी के बराबर हो जाती। ठीक है जी। उसके बाद में 4 क्रम होता तो डी बराबर डेल क्यूब होता। अब देखिए इसको तो मैं मिटा देता हूँ और ये प्रूफ करते हैं जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है। एडवांस की प्रॉपर्टी तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। सबसे पहले हमें डेल बराबर क्या दिया हुआ है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, और ये जो हमारे पास में सारणिक है सहखंडों की, इसको हम डी मान लेते हैं। ठीक है ना। कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3 कैपिटल B1 कैपिटल B2 कैपिटल B3 कैपिटल C1 कैपिटल C2 कैपिटल C3। यहाँ कैपिटल A1 B1 जो हमें दिया हुआ क्वेश्चन में आदि क्रमशः अवयव स्मॉल a1 स्मॉल b1 स्मॉल c1 के सहखंड है। ठीक है जी, ये भी हमने लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई। हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेने की आवश्यकता नहीं है, नहीं राइट हैंड साइड, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डेल को हम मल्टीप्लाई करते हैं डी से। ठीक है जी, तो क्या रिजल्ट आएगा, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है डी से, और डी जो वो सहखंडों की सारणी का आप लोगों को दिखाई दे ही रही है, तो पंक्तियों को पंक्तियों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी देखी हुई है, एक गुणधर्म देखा हुआ है, वो गुणधर्म यहाँ पर काम में आ जाएगा और उससे वैल्यू हमारे पास में आएगी। देखिए पहली पंक्ति को पहली पंक्ति से मल्टीप्लाई करते हैं, तो A1 कैपिटल A1 कैपिटल A1 प्लस B1 कैपिटल B1, उसके बाद में C1 कैपिटल C1। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति से, तो यहाँ पर वो आएगा, तो स्मॉल a1 कैपिटल A2 प्लस स्मॉल b1 कैपिटल B2 प्लस स्मॉल c1 कैपिटल C2। उसके बाद में तीसरी पंक्ति से करेंगे तो वो आगे आएगा, स्मॉल a1 कैपिटल A3 स्मॉल b1, बीच में प्लस लगाते जाएंगे, और कैपिटल B3 प्लस स्मॉल c1 कैपिटल C3। इसी तरह से दूसरी पंक्ति पे आएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो A2 A1 प्लस B2 B1 प्लस C2 और C1। उसके बाद में दूसरी पंक्ति से करेंगे, दूसरी पंक्ति को मल्टीप्लाई, तो A2 कैपिटल A2 प्लस स्मॉल b2 कैपिटल B2 प्लस स्मॉल c2 कैपिटल C2। उसके बाद में तीसरी पंक्ति से दूसरी पंक्ति को मल्टीप्लाई करेंगे, तो A2 कैपिटल A3 प्लस B2 कैपिटल B3 प्लस C2 कैपिटल C3। ठीक है जी, इसी तरह से तीसरी पंक्ति को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए A3 और A1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस B3 को B1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस C3 को कैपिटल C1 से। उसके बाद में दूसरी पंक्ति से करेंगे, तो A3 A2 प्लस B3 B2 प्लस C3 C2। तीसरी पंक्ति से करेंगे A3 कैपिटल A3 प्लस स्मॉल B3 कैपिटल B3 प्लस C3 कैपिटल C3। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करने में बड़ा जोर आया जी यहाँ पर, है ना। अब देखिए डेट डॉट डी बराबर क्या आता है। हमने देखा हुआ है कि हम संगत सहखंडों से मल्टीप्लाई करते हैं अवयवों को, तो वो क्या होता है, उस सारणी का मान,
सारणी कौन सी है हमारे पास में, A1 B1 C1 किस सारणी के अवयव हैं, ये डेल के अवयव है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा डेल, ये सारणी हो जाएगी ना इसी की वैल्यू। उसके बाद में हमने एक प्रॉपर्टी देखी हुई है इसी में कि हम दूसरे जो सेकंड होते हैं, जो हमने लास्ट में देखा था, शायद 9वीं 10वीं प्रॉपर्टी थी कि हमारे पास में अवयव तो A1 है और हम दूसरी पंक्ति का जो सेकंड है, दूसरी पंक्ति का जो अवयव है उसका सेकंड हम ले रहे हैं इसके साथ में, और यही काम हम तीनों अवयवों के साथ में कर रहे हैं ना, तब वो वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 0 हो गया। इसी तरह से यहाँ पर देखिए A1 है और सेकंड जो वो A3 का है, B1 है सेकंड B3 का है, तो दूसरी पंक्ति के अवयवों के सेकंड है ना साथ में मल्टीप्लाई में, तो यहाँ भी क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह से यहाँ पर देखिए A2 यहाँ पर A1 है तो ये भी 0 होगा। यहाँ पर देखिए 2 2 2 2 सेम आ रहा है तो ये वापस डेल आ जाएगा, है ना, सेम के साथ में सेम सेकंड आ रहा है, उसी अवयव का सेकंड आ रहा है साथ में, तो डेल की वैल्यू होगी। उसके बाद में यहाँ पर देखिए ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं तो यहाँ पर 0। उसके बाद में यहाँ पर देखिए मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कौन सी प्रॉपर्टी थी, घबराइए मत आप लोग। यहाँ पर देखिए तीसरे के साथ में पहला तो ये 0, यहाँ पर तीसरे के साथ में दूसरा तो ये भी 0, यहाँ पर तीसरे के साथ में तीसरा है तो ये हो गया डेल, ठीक है जी। अब देखिए डेल डॉट डी बराबर, इसमें से डेल बार आया, पहली पंक्ति में से, दूसरी पंक्ति में से डेल बार आया, तीसरी पंक्ति में से डेल बार आया, क्या बचेगा, बचा अंदर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इकाई अवयव की सारणी का हमारे पास में इसका मान क्या होगा, ये प्रॉपर्टी भी हमने देखी हुई है, 10वीं प्रॉपर्टी थी ना ये, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। तो डेल डॉट डी बराबर, ये तो हो गया डेल क्यूब और इनटू में ये वैल्यू 1 हो गई, 1 को हम हटा देंगे। अब देखिए दोनों तरफ एक डेल कट रहा है तो डी बराबर क्या बचेगा, डेल स्क्वायर, और हमें क्या प्रूव करना था, डेल स्क्वायर बराबर ये डी की वैल्यू थी ना, तो इसको उल्टा लिख देते हैं कि डेल स्क्वायर बराबर हो गया डी, और डी की वैल्यू आपको पता ही है, वो हम यहाँ पर लिख देंगे कैपिटल A1 कैपिटल B1 कैपिटल C1 कैपिटल A2 कैपिटल B2 कैपिटल C2 कैपिटल A3 कैपिटल B3 कैपिटल C3। अब देखिए वो प्रॉपर्टी कौन सी थी, वो दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए ये रही वो प्रॉपर्टी आपके सामने, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों का किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत सेखंडों का गुणन करने पर प्राप्त राशियों का योग 0 होता है ना। जैसे यहाँ पर देखिए A11 के साथ में कि A11 पहली पंक्ति का पहला अवयव है और दूसरी पंक्ति के पहले अवयव का हमारे पास में अगर हमने सेकंड ले लिया मल्टीप्लाई में, इसी तरह से हम सभी अवयवों के लिए लेंगे तो वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ये काम हमने वहाँ पर किया है, हमने वहाँ पर भी 0 ही लिया है। और संगत अवयव होंगे कि A11 का सेकंड उसके साथ में आ रहा है कि F11 आ रहा है, और ऐसी सिचुएशन सभी में आ रही है, तब वो सारणी की वैल्यू होती है, एक मापांक, माफ कीजिए, ये सारणिक होता है, ठीक है ना। और ये हमने यहाँ पर किया है, ठीक है जी। यहाँ पर देख लीजिए, ये देखिए A1 के साथ में A1 आया तो यहाँ पर B1 के साथ में B1, C1 के साथ में C1, तो ये डेल हो गया क्योंकि A1 B1 C1 ये डेल के अवयव थे, और बाकी सारे अलग आ रहे थे, 1 के साथ में 2, 1 के साथ में 2, तो ये सारे 0 हो गए, ठीक है ना। और ये हमने कर दिया प्रूफ, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट 4.2, और आगे मिसलेंस को कंप्लीट करेंगे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर बनता है, और पीछे की वीडियोस देखने हैं तो ऊपर आइकन निशान पे क्लिक कीजिए। टेलीग्राम में जाना, मैसेज पी के चैनल ग्रुप सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल कर लीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, इसी तरह से आप लोगों का प्यार बना रहे। थैंक यू सो मच।